हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रिप्रोडक्शन। कैटेगराइज द रिप्रोडक्टिव मेथड्स, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स टू देयर रिप्रोडक्टिव मेथड। तो आपको क्या करना है, इन रिप्रोडक्टिव मेथड्स को कैटेगराइज करना है और फिर फॉलोइंग एनिमल्स, यहाँ पे जो एनिमल्स गिवन है उनको उनके रिप्रोडक्टिव मेथड से मैच करना है। तो हमें यहाँ पे ये कुछ इमेजेस गिवन है, ह्यूमन, फ्रॉग, बटरफ्लाई, अमीबा, हाइड्रा एंड फिश। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनको यहाँ पे लिखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। तो ये प्रोसेस शो करते हैं आपको। Reproduction is the process by which living organisms produce offspring, ensuring the continuation of their species. It allows genetic information to pass from parents to offspring, helping species survive and evolve. There are two main types of reproduction, asexual and sexual. This chapter explains how these processes work and why they are important. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इंश्योर करता है, ये प्रोसेस की स्पीशीज की जो लाइफ पे सर्वाइवल है वो कंटिन्यू होता रहे, स्पीशीज कंटिन्यू होती है। तो ये क्या होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, जो स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प करती है और इवॉल्व करने में हेल्प करती है। दो मेन टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये चैप्टर हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये प्रोसेसेस वर्क करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। Asexual reproduction involves a single parent and does not require the fusion of gametes. Offspring produced through this method are genetically identical to the parent, known as clones. This type of reproduction is common in unicellular organisms like bacteria and amoebas, as well as in some multicellular organisms like Hydra and yeast. Asexual reproduction में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इस मेथड से होती है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं पेरेंट से, जिनको हम क्लोन्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है इस रिप्रोडक्शन में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है ये, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा में होता है, और कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, लाइक हाइड्रा एंड yeast. Now types of asexual reproduction. Binary fission. Binary fission is a common method of asexual reproduction in unicellular organisms like bacteria and amoeba. In this process, the parent cell divides into two identical daughter cells. The steps involved in binary fusion in amoeba are as follows. तो बाइनरी फ्यूजन एक काफी कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा में। इस प्रोसेस में क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। तो इसके स्टेप्स हमें यहाँ पे गिवन है। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियस क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड अ कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ द मैच्योर अमीबा। और क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है मैच्योर अमीबा के बॉडी में। ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीपन्स और ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, डीप होती जाती है, इवेंचुअली स्प्लिटिंग द पेरेंट सेल। और इवेंचुअली क्या होता है, ये पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, ईच विद अ न्यूक्लियस, और हर उसमें एक अपना अलग न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट इज बडिंग. Budding is observed in organisms like Hydra and yeast. In this process, new individuals develop as outgrowths or buds from the parent organism. These buds enlarge, detach from the parents, and grow into new individuals. The steps in budding are: a bud forms on the parent organism, the bud grows and develops, the bud separates from the parent to become an independent organism. तो बडिंग किसमें ऑब्जर्व करी जाती है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा एंड यीस्ट। इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होते हैं आउटग्रोथ या बड की तरह पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये बर्ड्स एनलार्ज होती हैं, पेरेंट से डिटैच होती हैं और न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले एक बड फॉर्म होगी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, फिर वो ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, और जब वो फुली मैच्योर हो जाएगी तो वो क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी पेरेंट से और एक वो नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बडिंग। तो बाइनरी फिजन और बडिंग में मेन डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। Bananas are propagated asexually through a process called vegetative propagation. This method ensures that each new plant is genetically identical to the parent. तो बनाना कैसे प्रोपोगेट होते हैं, एसेक्सुअल, एक प्रोसेस के थ्रू जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये मेथड इंश्योर करता है कि न्यू प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल हो पेरेंट के। देन क्लोनिंग. Cloning is the artificial production of a genetically identical organism from a single parent by asexual means. The first successful cloning of an animal was carried out by Ian Wilmot and his colleagues in 1996, resulting in the birth of Dolly the sheep. तो क्लोनिंग क्या है, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का सिंगल पेरेंट से बाय एसेक्सुअल मीन्स। तो फर्स्ट क्लोनिंग जो एनिमल की करी गई थी वो आयन विल्मट ने करी थी अपने कलीग्स के साथ 1996 में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, डॉली का बर्थ हुआ था, जो एक शीप।
द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन क्लोनिंग डॉली, तो प्रोसीजर देखते हैं कि डॉली को कैसे क्लोन किया गया. एक्सट्रैक्टिंग अ सेल फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फिन डॉर्सेट शीप, तो फिन डॉर्सेट शीप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल एक्सट्रैक्ट किया गया. Scientists started by taking a cell from the mammary gland, milk-producing gland of a fin Dorset sheep. This cell contained the complete set of genetic instructions DNA for making another sheep. तो ये जो सेल था इसमें क्या था, पूरा कंप्लीट सेट था जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी डीएनए का, जिसकी वजह से दूसरी शीप प्रोड्यूस करी. Removing the nucleus from an egg cell of a Scottish blackface ewe. Next, they took an egg cell from a different sheep, a Scottish blackface ewe. An egg cell is a reproductive cell that when combined with sperm cell can develop into a new organism. However, the scientists did not want the egg cell's own genetic material, so they carefully removed the nucleus which contains the DNA from this egg cell, leaving it empty. तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एग सेल लिए एक डिफरेंट शीप का, एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का. तो एग सेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो कंबाइन होता है स्पर्म सेल के साथ और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. लेकिन साइंटिस्ट क्या चाहते थे कि वो एग सेल को नहीं चाहते थे, उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं चाहते थे, तो उन्होंने केयरफुली न्यूक्लियस को रिमूव करा उसमें से, एग सेल में से, और उसको एम्प्टी रहने. इंसर्टिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप इनटू द एग सेल. द न्यूक्लियस फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फिन डॉर्सेट शीप वाज देन इंसर्टेड टू द एम्प्टी एग सेल. This step combined the complete set of DNA from the fin Dorset sheep with the egg cell of Scottish blackface. Now this egg cell has the genetic information of the fin Dorset sheep. तो अब क्या किया फिर उसके बाद, जो उन्होंने फिन डॉर्सेट शीप के मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस था, ग्लैंड सेल का न्यूक्लियस जो था, उसको इंसर्ट कर दिया उस एम्प्टी एग सेल में. अब इस स्टेप में क्या हुआ कि कंप्लीट डीएनए फिन डॉर्सेट शीप का कंबाइन हो गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के एग सेल से. तो अब इस एग सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी फिन डॉर्सेट शीप. इम्प्लांटिंग द एग इनटू द यूट्रस ऑफ अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. The egg cell now containing the DNA of fin Dorset sheep was implanted into the uterus womb of a Scottish blackface ewe. The uterus is where the embryo grows and develops. तो egg cell जिसमें अब क्या था, DNA था fin Dorset sheep का, ये इम्प्लांट हुआ यूट्रस में या वोम में ऑफ अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ewe. और ये यूट्रस था जहाँ पे एम्ब्रियो, यूट्रस ही होता है जहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करता है और डेवलप करता है. Development and birth of Dolly. The egg cell developed normally inside the uterus, growing into an embryo and eventually a lamb. When the lamb was born, it was named Dolly. Even though Dolly was born from a Scottish blackface ewe, she had all genetic traits of the fin Dorset sheep because the DNA came from the mammary gland cell of that sheep. तो अब एग सेल डेवलप हुआ नॉर्मली जैसे यूट्रस में होता है. अब फिर क्या हुआ, एम्ब्रियो में ग्रो हुआ और इवेंचुअली एक लैम्ब. तो जब ये लैम्ब बॉर्न हुआ तो उसको डॉली नेम दिया गया. इवन तो डॉली एक स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से बॉर्न हुई थी, लेकिन उसमें सारे जेनेटिक ट्रेट्स थे फिन डॉर्सेट शीप का, क्योंकि उसका डीएनए यूज हो रहा. Key points about Dolly. Dolly was a healthy clone and inherited all the characteristics of the fin Dorset sheep. Despite being born from a Scottish blackface ewe, she did not exhibit any traits of the Scottish blackface ewe because her DNA was from the fin Dorset sheep. Dolly was able to reproduce naturally and had offspring of her own. Unfortunately, Dolly died from a severe lung disease. तो डॉली एक हेल्दी क्लोन था, इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे फिन डॉर्सेट शीप. अब वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से बॉर्न हुई थी, लेकिन उसमें उसका एक भी ट्रेट, एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, क्योंकि उसका डीएनए उसमें नहीं. अब डॉली खुद से रिप्रोड्यूस भी कर पा रही थी नेचुरली और उसके अपने खुद के ऑफस्प्रिंग्स भी थे, लेकिन डॉली की डेथ हो गई एक सीवियर लंग डिसीज. Challenges in cloning. The cloning of Dolly was a groundbreaking success. Since then, many attempts have been made to clone other animals. However, the process often faces difficulties. Many clones die before or shortly after birth. Clones can suffer from various abnormalities. तो ये जो क्लोनिंग थी डॉली की, एक सक्सेस हुई, लेकिन उसके बाद से काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स करे गए एनिमल्स को क्लोन करने की, पर सब में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस हुई. जैसे कुछ क्लोन्स क्या हुए कि क्लोनिंग से पहले ही डाई हो गए, या फिर बर्थ होते ही वो शॉर्टली डाई हो गए, जल्दी से डाई हो गए. और कुछ क्लोन्स में क्या देखा गया कि एबनॉर्मैलिटीज भी हुई. Some species like the Komodo dragon and certain types of sharks can reproduce through parthenogenesis, where an egg develops into an offspring without being fertilized by a male. तो कुछ स्पीशीज जैसे कि कोमोडो ड्रैगन या सर्टेन टाइप्स कुछ शार्क्स, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, जहाँ पे एक एग डेवलप होता है ऑफस्प्रिंग में बिना फर्टिलाइज्ड हुए मेल से. हु वाज द फर्स्ट मैमल टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड? तो कौन सा फर्स्ट मैमल था जिसको सक्सेसफुली क्लोन करा गया? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बाइनरी फिशन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो किसमें देखा जाता है, बैक्टीरिया एंड अमीबा.
ड्यूरिंग बडिंग, अब बडिंग में न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, वो आउटग्रोथ की फॉर्म में डेवलप होता है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल, जो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग हुई थी एनिमल की, वो एन विल्मच ने करी थी अपने कलीग्स के साथ 1996 में, जिसमें उन्होंने किसको क्लोन करा था और जिसकी वजह से क्या हुआ था, बर्थ हुआ था ऑफ डॉली द। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। In humans, the most common method of reproduction is sexual reproduction, which requires the involvement of two parents. One is male and the other is female. This process results in the production of offspring. अब humans में जो सबसे common method है reproduction का, वो क्या है, sexual reproduction है, जिसमें दो parents का involvement होता है, एक parent male होता है और एक female होता है। तो ये process results in the, इसकी वजह से क्या होता है, offspring produce होता है। To put it simply, sexual reproduction occurs through the fusion of reproductive cells known as gametes. Both male and female parents produce these gametes. The male reproductive organ produces male gametes called sperm, while the female reproductive organ produces female gametes known as ova or eggs. तो अब अगर हम इसको सिंपली देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गेमीट्स के फ्यूजन से होता है। दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं, मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको ओवा या एग्स बोलते हैं। In terms of structure, the male gamete sperm typically has a head containing the nucleus with a smaller amount of cytoplasm and a long tail that aids in. तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल गैमीट जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, एक हेड होता है जिसमें न्यूक्लियस कंटेन होता है और स्मॉलर अमाउंट होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। एक लॉन्ग टेल होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। फीमेल गैमीट या ओवम, इसमें क्या होता है, लार्जर न्यूक्लियस होता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। When the male and female gametes come together, they form a structure known as zygote, fertilized egg. This occurs when the nuclei of the sperm and the egg merge to create a single nuclei. The process of this union is called fertilization. तो जब मेल और फीमेल गेमीट्स एक साथ आते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको जाइगोट बोलते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। तो ये कब अकर होता है, when the nuclei of the sperm, स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है और जो एग है वो मर्ज करके एक सिंगल न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, तब ये होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो यूनियन है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट बिगिंस टू ग्रो एंड डिवाइड रिपीटेड। दिस कंटिन्यूअस डिविजन रिजल्ट्स इन अ बॉल ऑफ सेल्स which then differentiate to form various organs and tissues in the body. This developing structure is called an embryo. As the embryo continues to grow, it eventually develops into a new individual. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ग्रो होना स्टार्ट होता है और वो डिवाइड होता है रिपीटेड। अब ये जो कंटिन्यूस डिवीजन है इससे क्या होता है, बॉल ऑफ सेल्स बन जाते हैं जिस जो फिर डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज बनते हैं बॉडी में। अब ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और जैसे जैसे ये एम्ब्रियो ग्रो होता रहता है इवेंचुअली एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स इन्वॉल्वड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स ऑफ गेमीट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे गए 46 क्रोमोसोम्स इन 23 पेयर्स। तो चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में। मियोसिस, अब फीमेल में क्या होता है, एग या ओवम जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऐसे ही मेल में स्पर्म होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में। देन माइटोसिस, अब क्या होता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस सेवरल की ऑर्गन्स। तो इसमें कुछ की ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले होते हैं टेस्टिस या प्लूरल टेस्टिस। These are two oval-shaped endocrine glands located in males. Each testis contains numerous coiled tubes that generate millions of male gametes, known as sperm. Sperm are tiny cells made up of a head, a middle piece, and a tail. तो ये क्या होते हैं, दो ओवल शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो मेल्स में लोकेटेड होते हैं। तो हर टेस्टिस में न्यूमरस कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं जो क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ मेल गेमीट्स को जनरेट करते हैं जिनको स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्म क्या है, टाइनी सेल्स हैं जो कैसे बने होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल से। Then vas deferens, sperm duct. This is a narrow tube connecting the testis to the urethra. Various glands produce fluids within this tube, which mix with sperm to create a fluid called semen. Muscular actions in the walls of the vas deferens help transfer semen to the urethra. तो vas deferens क्या है, नैरो ट्यूब है जो किसको कनेक्ट करती है, टेस्टिस को कनेक्ट करती है यूरेथ्रा से। अब काफ़ी कुछ ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं, ये फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं इस ट्यूब में जो मिक्स होते हैं स्पर्म के साथ, और वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं जिसको हम सीमेन। मस्कुलर एक्शंस इन दी वॉल्स ऑफ वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस की
जो वॉल्स में मस्कुलर एक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, सीमेन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है टू यूरेथ्रा. Urethra. This is a narrow tube running through the penis to the exterior of the body. The urethra carries both semen and urine but at different times. यूरेथ्रा क्या है, नैरो ट्यूब है तो कहाँ रन कर रही है, थ्रू द पेनिस रन करती है टू द एक्सटीरियर ऑफ अ बॉडी, बॉडी के एक्सटीरियर तक. तो यूरेथ्रा क्या करती है, सीमेन और यूरिन दोनों कैरी करती है लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे. penis. The urethra opens into a muscular structure called the penis, which transfers semen into the female body during sexual intercourse. तो ये यूरेथ्रा कहाँ ओपन होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको पीनस बोलते हैं. तो क्या करते हैं, ट्रांसफर करता है सीमेन को फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. ह्यूमन मेल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी बिटवीन द एजेस ऑफ 14 and 15. तो ह्यूमन मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी का किस एज तक आती है, 14 से 15 तक आती है, विच इज व्हेन दे बिगिन प्रोड्यूसिंग स्पर्म. जिसके बाद वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं. Now, female reproductive system. The female reproductive system includes the following organs. अब इसमें क्या organs होते हैं, सबसे पहले ovary. Ovaries are two almond-shaped endocrine glands found in the female body. They produce the female gametes known as ova, singular ovum. तो ovary क्या है, तो almond-shaped endocrine glands होते हैं जो female body में देखे जाते हैं. ये female gametes produce करते हैं जिनको हम ova बोलते हैं और इसका singular ovum बोलता है. Fallopian tubes, oviducts. These tubes transport the ova released by the ovaries to the site of fertilization. तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं, ओवा को ट्रांसपोर्ट करती हैं जो ओवरी से रिलीज होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यूट्रस. The fallopian tubes lead to a large, thick-walled muscular chamber called the uterus or womb. This is where the embryo implants and develop. तो fallopian tube से क्या होता है, एक large, thick-walled muscular chamber तक जाता है जिसको यूट्रस या womb बोलते हैं. तो ये वो प्लेस है जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और डेवलप होता है. वजाइना. The uterus connects to the outside of the body through a muscular canal called the vagina. During sexual intercourse, the vagina receives the penis. तो यूट्रस क्या करता है, कनेक्ट करता है बॉडी के आउटसाइड को एक मस्कुलर कैनाल से, हम वेजाइना बोलते हैं. अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में वेजाइना क्या करता है, पेनिस को रिसीव करता है. Female begin producing ova and reach sexual maturity around the ages of 11 to 12 years. This is when they start undergoing the biological changes associated with puberty. तो फीमेल में ओवा प्रोड्यूस होना और सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आ जाती है, 11 to 12 ईयर्स में आ जाती है. और ये वो स्टेज होती है जब वो बायोलॉजिकल चेंजेस उनकी बॉडी में होने लगते हैं जो प्यूबर्टी से एसोसिएटेड होते हैं. देन फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to create a new organism is known as fertilization. This process involves the sperm and the ovum egg joining to form new individual. Several steps occur during the fertilization before the sperm and egg unite. These steps are as follows. तो अब जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म और ओवम ज्वाइन करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के. तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं बिफोर स्पर्म एंड एग यूनाइट, तो उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं तो वो देखते हैं. ईच मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स ओवरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. दिस रिलीज प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. Once released, the ovum moves into the oviduct fallopian tube. During sexual intercourse, the male gamete or sperm enters the female parent's vagina via the penis. It then travels down a narrow opening above the vagina known as cervix. The sperm proceeds into the uterus and reaches the oviduct, where it meets the ovum, resulting in fertilization. The fertilized egg then moves from the oviduct to the uterus. Here it attaches to the uterine wall and begins to develop into a human embryo. तो एवरी मंथ क्या होता है, एक एग या ओवम रिलीज होता है फीमेल पेरेंट के ओवरी से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो अब ये जो रिलीज प्रोसेस है इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं. तो जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओवम क्या करता है, मूव करता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब. अब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल गैमीट या जो स्पर्म होता है वो फीमेल पेरेंट्स के वेजाइना में एंटर करता है थ्रू पीनस और ये ट्रैवल करता है थ्रू अ नैरो ओपनिंग अबव द वेजाइना जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं. स्पर्म प्रोसीड इनटू द यूट्रस. स्पर्म कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है और फिर वो ओविडक्ट तक पहुंचता है जहाँ पे वो ओवम से मीट करता है और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. अभी जो फर्टिलाइज्ड एग है ये मूव करता है ओविडक्ट से यूट्रस तक जहाँ पे वो अटैच होता है यूट्रीन वॉल से और फिर वो ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट होता है. व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर. तो जब स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होता है आपको बताना है. डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. After fertilization is complete, the zygote begins rapid division, organizing cells into clusters that eventually develop into different tissues and organs, initiating embryo formation. This phase progresses as the embryo implants itself into the uterine wall, where it grows further to eventually form a fetus.
This developmental stage also marks the emergence of identifiable body parts such as hands, feet, and eyes, transitioning the embryo into the fetal stage. Simultaneously, the placenta forms at the site of attachment to the uterine wall, supporting the exchange of nutrients and wastewater essential for fetal development. As the fetus continues to develop, its organs become more complex and start to function. The circulatory system begins to operate and the nervous system starts forming connections. These advancements are critical for the viability of the fetus outside the womb. तो अब जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जाइगोट में क्या होता है, डिविजन होना स्टार्ट होता है, सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं क्लस्टर्स में जो इवेंचुअली टिश्यूज बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं और एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो ये फेज प्रोग्रेस करता है जैसे जैसे एम्ब्रियो खुद को इम्प्लांट कर लेता है यूट्रीन वॉल में, जहाँ पे वो ग्रो होता है और फीटस फॉर्म करता है। तो अब डेवलपमेंटल स्टेज से ही क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, हैंड्स, फीट, आईज, और फिर वो एम्ब्रियो का फीटल स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन। साइमल्टेनियसली प्लेसेंटा फॉर्म होता है एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ यूट्रीन वॉल, जो सपोर्ट करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एसेंशियल जो होता है ये सब एक्सचेंज होता है। एज द फीटस कंटिन्यूज टू डेवलप, जब फीटस डेवलप होना कंटिन्यू होता रहता है, उसके ऑर्गन्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं, फंक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम फॉर्म होने लगता है, कनेक्शंस बनाने लगता है। तो ये एडवांसमेंट ज़रूरी होते हैं फीटस की वायबिलिटी के लिए आउटसाइड दी वॉम। Gestation period and childbirth. The time span from fertilization to the birth of a baby is known as gestation period. In human females, this period typically lasts around 9 months, during which the woman is said to be pregnant. The birth of a fully developed fetus resulting in a well-formed baby is called parturition. टाइम स्पैन जो होता है फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी के बर्थ तक का, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ह्यूमन फीमेल्स में ये पीरियड टिपिकली 9 मंथ्स का होता है। तो जब वुमेन को क्या बोला जाता है, प्रेग्नेंट बोला। तो बर्थ होता है फुली डेवलप्ड फीटस का, इसमें रिजल्ट करता है वेल फॉर्म्ड बेबी बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन। Kangaroos have a unique reproductive system where the newborn called joey continues to develop in the mother's pouch after a very short gestation period. तो कंगारू का एक अलग ही काफी यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जब जो न्यूबॉर्न बेबी जिसको जोई बोलते हैं वो कंटिन्यू होता है डेवलप होना मदर के पाउच में काफी शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड में। Now care after birth. Newborns are very delicate and require significant care. Mothers feed their babies with breast milk, which is ideal because it contains essential nutrients and helps build immunity against many diseases. It's also crucial to vaccinate newborns against various illness to prevent serious health issues as they grow. Failure to vaccinate on time can result in several diseases during development. तो न्यूबॉर्न्स बहुत डेलिकेट होते हैं और इनको केयर की रिक्वायरमेंट होती है। मदर्स क्या करती हैं, बेबीज को ब्रेस्ट मिल्क से फीड करती हैं, जो आइडियल होता है क्योंकि उसमें काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी को इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। ये ज़रूरी होता है कि उनको वैक्सीनेट भी किया जाए जिससे कि वो इलनेस से दूर रहें और काफ़ी हेल्थ इश्यूज से वो प्रिवेंट रहें। फेलियर टू वैक्सीन, अगर वैक्सीन नहीं लगेगी टाइम पर तो उससे काफ़ी डिजीजेज हो सकते हैं उनके ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन 2 मेन वेज। तो फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization happens when the fusion of male and female gametes occurs inside the female's body. Examples of organisms that produce through internal fertilization insects, birds, and mammals such as cows, dogs, cats, and humans. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फ्यूजन से होता है मेल और फीमेल गैमीट्स के, जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या मैमल जैसे कि काउस, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, external fertilization occurs when the fusion of male and female gametes take place outside the female's body. Organisms that use this method include many aquatic animals like fish and amphibians. For instance, in fish, the female lay numerous eggs in water and the male then releases sperm over these eggs. The sperm swim through the water and fertilize the eggs externally. Similarly, in starfish, female release eggs into the water, male release sperm nearby, allowing fertilization to occur outside their bodies. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है लेकिन फीमेल बॉडी के बाहर। ऑर्गेनिजम्स जो इनको यूज करते हैं वो काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं जैसे कि फिश या एम्फीबियंस। फॉर एग्जांपल फिश में क्या होता है, जो फीमेल होते हैं वो काफ़ी सारे एग्स वाटर में ले कर देती हैं और मेल क्या करते हैं, उसके एग्स के ऊपर स्पर्म को रिलीज करते हैं। ये स्पर्म स्विम करते हैं थ्रू वाटर और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं एक्सटर्नली। सिमिलरली स्टारफिश में फीमेल रिलीज करती हैं एग्स को वाटर में और मेल
के नियर बाय रिलीज करते हैं स्पर्म को, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होते हैं बॉडी के बाहर। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन. Artificial fertilization refers to the process where sperm and egg unite in a manner that does not occur naturally. This technique is used when natural fertilization is not possible, often due to blockages in the female's oviduct. One common method of artificial fertilization is in vitro fertilization (IVF). तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जब स्पर्म और एग यूनाइट करते हैं जो एक इस तरीके से कि जो नेचुरली नहीं होता है। ये टेक्निक कब यूज होती है? जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, ऑफन जब ब्लॉकेजेस होती हैं फीमेल के ओविडक्ट में। तो इसका कॉमन मेथड क्या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF involves fertilizing the male sperm and female egg in a laboratory setting outside the female's body. After fertilization, the resulting embryo is allowed to develop for about a week before being implanted into the female's uterus. Zygote continues to grow and divide, eventually forming an embryo. This embryo develops into a baby over a period of approximately 9 months. Babies conceived through this technique are known as test tube babies. The first successful human application of artificial fertilization occurred in 1978, marking a significant milestone in reproductive technology. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल एमीज का या मेल स्पर्म एंड फीमेल एग का फर्टिलाइजेशन होता है एक लेबोरेटरी सेटिंग में फीमेल बॉडी के आउटसाइड। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है जो साइगॉट होता है उसको 1 वीक तक डेवलप होने देते हैं और उसके बाद उसको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। साइगॉट ग्रो होता है, डिवाइड होता है और इवेंचुअली एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। ये एम्ब्रियो फिर बेबी में डेवलप होता है 9 मंथ्स के पीरियड में, और बेबी कंसीव थ्रू दिस टेक्निक उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज। फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन एप्लीकेशन होती है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की, वो 1978 में हुई, जिसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क किया था रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। Then viviparous and oviparous animals. Animals can be categorized based on how they give birth to offspring. अब एनिमल्स ऑफस्प्रिंग्स को कैसे बर्थ दे रहे हैं उसके बेसिस पे ये कैटेगराइज होते हैं। विविपैरस एनिमल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस. Examples include mammals such as elephants, whales, bats, and humans. In these animals, the embryo develops inside the mother's body, receiving nourishment directly from her until birth. तो viviparous animals कौन से होते हैं? जो बर्थ देते हैं यंग वंस को। एग्जाम्पल्स मैमल्स हो गए, एलिफेंट्स, वेल्स, बैट्स एंड ह्यूमन। तो इनमें क्या होता है? एम्ब्रियो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है और वहीं से उसको नरिशमेंट मिलता है जब तक कि बर्थ नहीं होता है। देन ओविपैरस एनिमल्स lay eggs that hatch into offspring. Examples include turtles, ducks, sharks, and crocodiles. In these species, fertilization can be internal or external, but the embryos develop outside the mother's body within the. ओविपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एग्स ले करते हैं, जो हैच होते हैं ऑफस्प्रिंग। तो इसके एग्जाम्पल है टर्टल, डक्स, शार्क्स एंड क्रोकोडाइल्स। इस स्पीशीज में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियो डेवलप होता है मदर बॉडी के आउटसाइड विद इन दी एग्स। इन ओविपैरस एनिमल्स लाइक टर्टल्स, the embryo develops differently. After fertilization, the zygote undergoes multiple divisions as it matures. As the zygote travels down the oviduct, several protective layers form around it. Once the hard shell forms, the turtle lays the eggs. The eggs are usually buried in the sand to keep them warm and protect them from predators. The embryos develop inside these shells for several weeks. When the embryos are mature enough, the hatchlings break out of the shells and emerge. ओविपैरस एनिमल जैसे कि टर्टल्स में एम्ब्रियो डेवलप होते हैं डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्या होता है? मल्टीपल डिविजन्स होते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होता है। जब जाइगोट ट्रैवल करता है डाउन दी ओविडक्ट, सेवरल प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म होती है उसके अराउंड। तो जब ये हार्ड शेल फॉर्म होता है, टर्टल क्या करता है? एग को लेकर देता है। एग्स को यूजुअली बरी कर दिया जाता है सैंड में, जिससे कि उसको वार्मथ प्रोवाइड होती है और प्रेडेटर से भी वो प्रोटेक्टेड रहता है। एम्ब्रियो डेवलप होता है उन शेल्स के अंदर सेवरल वीक्स में, और जब ये एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है तो हैचलिंग्स ब्रेक आउट हो जाते हैं शेल से और वो एमर्ज। मेटामॉर्फोसिस, द ऑफस्प्रिंग ऑफ सम एनिमल्स सच एज बर्ड्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स एट बर्थ। However, certain insects and amphibians produce young and that look quite different from their adult forms. These young ones undergo a series of transformation post-birth. This biological process in which a larva transforms into an adult involves sudden and significant changes in the body of the animal and is known as metamorphosis. ऑफस्प्रिंग्स होते हैं कुछ एनिमल्स के जैसे बर्ड्स, वो रिसेंबल करते हैं पेरेंट्स को बर्थ के टाइम से, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट लगते हैं अपने अडल्ट फॉर्म से। ये यंग वंस इनमें काफ़ी सीरीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट बर्थ के बाद। बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है? लार्वा ट्रांसफॉर्म होता है अडल्ट में,
इसमें सडन और सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं बॉडी में एनिमल की, और उसको हम मेटामॉर्फोसिस। अब गिव एग्जांपल्स, अब हमें एग्जांपल देने हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। नेम 2 विविपैरस एनिमल्स, विविपैरस एनिमल्स कौन से हो जाएंगे, ह्यूमंस, डॉग्स। प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, तो वो कौन सा होगा, फिश एंड एम्फी। नाउ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। Frogs go through 3 distinct stages in their life cycle. तो frog 3 distinct stages होते हैं इनकी life cycle में, egg, larva या tadpole and then adult frog. In the life cycle of a frog, the changes are quite dramatic. The frog begins its life as an egg laid in water. When the egg hatches, a larva called tadpole emerges. Tadpole is very different from the adult frog. It has gills for breathing in water, a long tail for swimming, and lacks legs. Over time, the tadpole undergoes significant changes. Legs begin to develop and the tail shortens. The lungs form to replace gills for breathing air. This process, where the tadpole transforms into an adult frog, is known as metamorphosis. These changes are regulated by the hormone thyroxine. तो अब जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग की, अब इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। फ्रॉग की लाइफ बिगिन होती है एज एन एग, तो ले होता है वाटर में। जब ये एग हैच होता है, लार्वा निकलता है, लार्वा कॉल्ड अ टैडपोल, जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, वो निकलता है। टैडपोल काफ़ी डिफरेंट होता है एडल्ट फ्रॉग से। इसमें गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, लॉन्ग टेल होती है स्विमिंग के लिए, और लेग्स नहीं। अब टाइम के साथ साथ टैडपोल में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस, लेग्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, टेल शॉर्ट हो जाती है, और लंग्स रिप्लेस कर देते हैं गिल्स को ब्रीथ करने के लिए। तो ये प्रोसेस जहाँ पे टैडपोल ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट फ्रॉग में, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और ये चेंजेस रेगुलेटेड होते हैं बाय हार्मोन थायरोक्सिन। हाउ डज अ टैडपोल डिफर फ्रॉम एन अडल्ट फ्रॉग इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन की टर्म्स में टैडपोल अडल्ट फ्रॉग से डिफर कैसे करता है? एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। अब मेटामॉर्फोसिस के स्टेजेस समझेंगे फ्रॉग्स में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें पिक्चर्स या मॉडल चाहिए ऑफ द फ्रॉग लाइफ साइकिल स्टेजेस, चार्ट पेपर, ग्लू एंड मार्कर्स। प्रोसीजर, gather pictures or models representing each stage of frog's life cycle. On the chart paper, draw a timeline or flow chart. Paste the pictures or place the models in the correct order on the chart. Use markers to label each stage and write a brief description of what happens during each. तो अब क्या करना है आपको, पिक्चर्स या मॉडल्स कलेक्ट करने हैं जो इन फ्रॉग की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे हर स्टेज को। चार्ट पेपर पे टाइमलाइन या फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, उन पिक्चर्स को प्लेस करना है, पेस्ट करना है मॉडल्स को करेक्ट ऑर्डर में चार्ट पे। मार्कर्स का यूज करना है, हर स्टेज को लेबल करेंगे, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हर स्टेज में क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, द फ्रॉग अंडरगोस सिग्निफिकेंट चेंजेस एट ईच स्टेज, स्टार्टिंग फ्रॉम एन एग टू टैडपोल, देन टू अ फ्रॉगलेट एंड फाइनली टू एन अडल्ट फ्रॉग। तो फ्रॉग में काफी सारे चेंजेस आते हैं हर स्टेज पे। एग से स्टार्ट होगा, देन टैडपोल, फिर फ्रॉगलेट और फिर फाइनली अडल्ट फ्रॉग। कंक्लूजन, the life cycle of a frog illustrates the process of metamorphosis, where the organism undergoes dramatic changes in the form and function from the larval stage to adulthood. This process highlights the complexity and adaptability of amphibian development. तो जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है, इसमें एक प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं उनके फॉर्म में, फंक्शन में, लार्वल स्टेज से लेकर अडल्टहुड। तो ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट कर रहा है और अडेप्टेबिलिटी को दिखा रहा है एम्फीबियन डेवलपमेंट। Now metamorphosis in butterflies. Butterflies experience, बटरफ्लाई में 4 distinct stages होते हैं, egg, then larva या caterpillar, then pupa और chrysalis and adult butterfly. The life cycle of a butterfly involves even more pronounced transformation. It starts as an egg from which a caterpillar larva hatches. The caterpillar stage is primarily for eating and growing. After reaching a sufficient size, the caterpillar forms a pupal stage. Inside the chrysalis, the caterpillar undergoes a complete recognition of its body. Cells break down and reform into new structures, resulting in the emergence of an adult butterfly with wings, ready for flight and reproduction. This complex transformation, known as metamorphosis, is regulated by hormones such as एडिस्टोन एंड जुवेनल हार्मोन। अभी जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का, इसमें क्या होता है और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एग से स्टार्ट होता है, फिर कैटरपिलर या लार्वा बनता है, उसके बाद वो एक सफिशिएंट देन वो हैच हो जाता है। कैटरपिलर क्या है, प्राइमरीली ईटिंग और ग्रोइंग के लिए होता है, कैटरपिलर स्टेज जो होती है। अब एक सफिशिएंट साइज का जब वो हो जाता है तो कैटरपिलर फिर क्या होता है, प्यूपल स्टेज में। अब यहाँ पे कैटरपिलर में काफ़ी कंप्लीट रिकॉग्निशन वाले चेंजेस आते हैं, मतलब कि अब उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज होने लगती है, सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, और एक अडल्ट बटरफ्लाई उसमें से एमर्ज होती है जिसके विंग्स होते हैं, फ्लाइट के लिए रेडी होती है और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है।
ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, जिसमें हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं जैसे कि साइटोसिन एंड जुवेनाइल हार्मोन. Addressing adolescent pregnancy and gender myths. Each year, approximately 16 million children are born to girls under 18 years old worldwide. Adolescent pregnancy, particularly in the 15 to 19 age group, pose significant risk to both the mother and child. At this age, young women are often not mentally or physically ready for childbirth. To address this issue, it is crucial to provide proper education to everyone and advocate against the exploitation of girls and early marriages. तो हर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं उन गर्ल्स को जो अंडर 18 एज की होती है वर्ल्ड वाइड. एडोलेसेंट प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली 15 टू 19 एज ग्रुप में काफ़ी रिस्क होता है इसमें मदर और चाइल्ड दोनों को ही, क्योंकि इस एज पे यंग वुमेन मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती हैं चाइल्ड बर्थ के लिए. तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए सबको और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट action लिया जाए girls के and early marriages. In countries like India, especially in rural areas, outdated beliefs persist. Some people still wrongly blame mothers for the birth of girl children. However, it is scientifically established that the father's sperm determines the child's gender. Despite this, many women face mistreatment for having daughters. अब कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, स्पेशली रूरल एरियाज में क्या होता है, आउटडेटेड बिलीव्स हैं, मिथ्स हैं. कुछ पीपल अभी भी क्या मानते हैं, ये क्या रॉन्गली ब्लेम करते हैं, मदर्स को ब्लेम करते हैं फॉर द बर्थ ऑफ गर्ल चिल्ड्रन. अगर गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है तो मदर्स को ब्लेम करा जाता है, लेकिन ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि जो फादर का स्पर्म है वही चाइल्ड का जेंडर डिटरमाइन करता है. इसके बाद भी काफ़ी वुमेन को मिस ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है डॉटर्स के बॉर्न होने के बाद. These female myths can be eradicated through widespread education, informing society about the scientific facts regarding gender determination and the risks of early pregnancy can lead to better health outcome of young women and reduce gender discrimination. तो ये जो हार्मफुल मिथ्स हैं इनको हटाना होगा एजुकेशन से. इन्फॉर्मिंग सोसाइटी को इन्फॉर्म करना है साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, जेंडर डिटर्मिनेशन के बारे में और अर्ली प्रेगनेंसी के क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सब इन सब के बारे में उनको एजुकेट करना होगा, जिससे कि अच्छे आउटकम्स मिल सके यंग वुमेन को और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके. न्यू वर्ड्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. बाइनरी फिशन ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे सेल डिवाइड होता है और 2 आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. बडिंग में क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है एक पेरेंट्स के आउटग्रोथ से. क्लोनिंग क्या है? प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू. देन गेमीट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. जाइगोट फॉर्म होता है मेल और फीमेल गेमीट्स के फ्यूजन से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. एम्ब्रियो क्या है? अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन के बाद. फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन है जिससे जाइगोट फॉर्म हो रहा है. मेटामॉर्फोसिस क्या है? प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का इनमेच्योर फॉर्म से अडल्ट इन सम एनिमल्स. विविपैरस क्या है? एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है? स्पीशीज का कंटिन्यूएशन होता रहता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. बाइनरी फिशन कॉमन मेथड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पे सेल डिवाइड होता है 2 आइडेंटिकल सेल्स में. अब बडिंग में क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और आउटग्रोथ ही रहता है, वो ग्रो होता है फ्रॉम पेरेंट. क्लोनिंग क्या करते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली, जैसे कि डॉली द शीप. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, फ्यूजन होता है गेमीट्स का जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जो स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करते हैं. फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा के यूनाइट होने से होता है, जाइगोट फॉर्म करता है और फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है. मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स का जो फ्रॉग्स और बटरफ्लाइज में देखा जाता है. फर्टिलाइजेशन इंटरनली एक्सटर्नल हो सकता है आईवीएफ की हेल्प से, जो एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का मेथड है. Second, the correct option in the OMR sheet. Which of the following is an example of asexual reproduction? तो इसमें से asexual reproduction का example क्या है? Binary fission in bacteria. What is the main difference between budding and binary fission? तो budding और binary fission के बीच का main difference क्या है? Budding involves the formation of bud. Budding में क्या होता है? Buds का formation होता है, जबकि binary fission में क्या होता है? 2 cells का division होता है. Which statement about Dolly the sheep is true? तो इनमें से कौन सी statement Dolly the sheep के लिए true है? Dolly was the first animal clone. Dolly first animal clone थी आर्टिफिशियल मीन्स के बेसिस पे जिसको किया गया था.
इन ह्यूमंस वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर, तो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। विच एनिमल्स ले एग्स दैट हैच आउटसाइड द मदर्स बॉडी, तो कौन सा एनिमल है जो एग्स ले करता है जो मदर बॉडी के बाहर हैच होता है? वो कौन सा है? फिश एंड बर्ड्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। In cloning Dolly the sheep, the nucleus from a mammary gland cell was inserted into a dash cell. तो जब डॉली द शीप को क्लोन किया जा रहा था तो मेमोरी ग्लैंड सेल का न्यूक्लियस किस में इंसर्ट किया गया था? एम्प्टी एग सेल में इंसर्ट किया। मेल गेमीट्स आर आल्सो नोन एज, मेल गेमीट्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ड्यूरिंग डैश स्पर्म एंड एग यूनाइट करते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजिंग द एग एंड स्पर्म आउटसाइड द फीमेल्स या मदर्स बॉडी। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। बडिंग इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बडिंग एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज फॉल्स। डॉली द शीप ये फर्स्ट साइंटिफिकली क्लोन्ड एनिमल था, मैमल था, ट्रू। द यूट्रस इज वेयर फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज फॉल्स। Oviparous animals give birth to live young ones. Oviparous animals live young ones को birth देते हैं, false. Metamorphosis में क्या होता है? सडन चेंजेस होते हैं एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर में, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस